हेलो दोस्तों, दोस्त द हिंदू में आप सभी का स्वागत रहे। सावधान रहें, आपके साथ भी ये हो सकती है क्या चोरी। तो भाई साहब, बनारसी पान को है जीआई टैग मिल गया है। तो बनारस की पान को वेरी वेरी कांग्रेचुलेट्स यू। बनारस पान को जीआई टैग को सम्मानित किया गया, जिसकी विशिष्ट पहचान और उत्पत्ति का प्रतीक है। बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाता बैंगन और आदम चीनी चावल सहित वाराणसी क्षेत्र में 3 अन्य खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिला है। बनारसी पान को लोकप्रिय में माउथ फ्रेशर और जो पान के पत्ते हैं, सुपारी, भुजा हुआ चूना और कई अन्य सामग्रियों से बना जाता है। बनारसी पान वाराणसी शहर के सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति जो मुगल काल में से हुई थी। 4 उत्पादकों में शामिल में अकेले काशी क्षेत्र में जीआई टैग समृद्ध सांस्कृतिक और पाक कला विरासत को उजागर करता है। जीआई टैग वाले उत्पादकों की बढ़ती मांग से स्थानीय अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। चीन और जापान के पूर्व चीन सागर में है, जो विवादित जल क्षेत्र में आक्रमणग्रस्त के कारण समुद्री और हवाई घटनाओं के प्रबंधन और नियंत्रण में अपनी क्षमता के मजबूत करने के लिए सैन्य हाइट लाइन स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया। सैनकॉक द्वीप विवाद निर्जन द्वीपों में एक समूह है, क्षेत्रीय विवाद के रूप में जाना जाता है। जापान में सैनकॉक द्वीप, चीन के दुआइंगुआ द्वीप समूह और ताइवान के तिवांगुआ द्वीप समूह, जापान और चीन दोनों की इन द्वीपों में अपना मालिकाना हक जताते हैं और पूर्वी चीन सागर स्थित इनका कुल क्षेत्रफल है, जो है लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और ताइवान के उत्तरी पूर्व में स्थित है। कुरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। विवाद रूस और जापान के बीच है। ये चांगवोंग द्वीप समूह है, जो उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, जो ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में संघर्ष चल रहा है। जापान का दावा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है। जापान ने 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि में ताइवान सहित कई क्षेत्रों पर द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन संधि के तहत नानसी शिटो द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ट्रस्टशिप के अधीन रह गया और फिर 1971 में जापान कई वापस कर दिया। जापान का कहना है कि सैनकोंग द्वीप में नानसेई छोटो द्वीप समूह का हिस्सा है और इसलिए वो जापान के हैं। इसके अलावा चीन ने सैन फ्रांसिस्को सौदे का कोई आपत्ति नहीं जताई। चीन का दावा है कि यह द्वीप है प्राचीन काल से क्षेत्र का हिस्सा रहा है और ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासनिक महत्वपूर्ण है, जो मछली पकड़ने के लिए मैदान के रूप में सेवा करता है। सैन फ्रांसिस्को की संधि में जापान ताइवान को वापस किया गया था और तो चीन का था कि उनके हिस्से के रूप में द्वीपों को भी वापस किया जाना चाहिए।
भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा एक परिपत्र व्यवस्था संक्रमण प्रयासों के बावजूद वर्तमान में सौर फोटोवोल्टिक उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन और स्पष्ट अभाव है। पीवी अपशिष्ट, चीनी कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो कि खारिज किया गया है, सौर पैनलों में फोटो वोल्टेइक उपकरण द्वारा उत्पन्न होता है। पीवी पैनल में जैसे ही जहरीली सामग्री होती है वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकती है। पीवी कचरे को भारत में कबाड़ के रूप में बेचा जाता है और ये अगले दशक तक ये कम से कम 4 गुना बढ़ सकता है। भारत में सोलर व पीवी स्थिति है जो विश्व स्तर पर भारत में दुनिया का चौथा बड़ा सौर पीवी परियोजना है। लगभग भारत में 2050 तक 2 से 5 प्रमुख फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पादों में से एक बनने की उम्मीद है और सोलर पीवी की संस्करण भारत में सोलर पीवी इंस्टॉलेशन में क्रिस्टल सिलिकॉन तकनीक का प्रभुत्व है और ये पीवी पैनल मैग्नीशियम और टेल्लुलाइड थिन फिल्म्स मॉड्यूल 7% से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक है जो 50 से है जो 3,25,000 टन पीवी कचरा और 2025 तक है जो 4 मिलियन टन से अधिक उत्पन्न कर सकता है। क्या इस अपशिष्ट को पुनर्चक्रित किया जा सकता है? जैसे कि पीवी पैनल संपत्ति में करीब है जो फेम कुछ हिस्से निकाले जाते हैं और स्पैम के रूप में बेचे जाते हैं। जंक्शन और केबल में ई वेस्ट निर्देश के अनुसार रिसाइकल किया जाता है। कुल सामग्री का लगभग 50% पुनः भरण किया जाता है और केवल लगभग 20% कचरा सामान्य रूप से पुनः भरण किया जाता है। बाकी जो औपचारिक रूप से इलाज किया जाता है। पीवी कचरे में इस बढ़ते औपचारिक प्रबंधन में लैंडफिल की अपशिष्ट संचय को बढ़ावा दिया, इससे कि आसपास में प्रदूषण फैल रहा है। फोटोवोल्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और भारत के सामने चुनौतियां। बढ़ती अनौपचारिक हैंडलिंग। सामान्य रूप से केवल लगभग 20% कचरे की वसूली की जाती है, बाकी का अनौपचारिक रूप से उपचार किया जाता है। लैंडफिल और अपशिष्ट से ये बदलने में अम्लीयता का कारण बनता है। जहरीली धातुओं जैसे सीसा और कैडमियम मिट्टी में निःसरण होता है और स्थानीय जल की दूषित करता है। प्रदूषण के लिए अग्रणी पैनल में एम्क्युलोप्लेट धीरे धीरे भस्मीकरणों के वातावरण में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ता है। उचित निपटान प्रथाओं में अज्ञानता उत्पादकों, मालिकों और उपभोक्ताओं और अपशिष्ट निपटान सुविधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला में कई अभिनेताओं और संस्थाओं के बीच है। पुनर्नवीनीकरण में फोटोवोल्टिक कचरे को पुनः उपयोग करने के लिए छोटा बाजार ये उपयुक्त प्रोत्साहन है और योजनाओं की कमी का कारण है जिससे कि व्यवसायी निवेश करते हैं। एक नियामक और निकाय में अनुपस्थिति है जो सौर फोटोवोल्टिक कचरे को नापने और निगरानी करने में रिपोर्ट करने के लिए है।
यूरोपीय संघ अपशिष्ट विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्देशन निर्माता समाप्त हो चुके जो हैं फोटोवोल्टिक पैनलों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से निपटान के लिए जिम्मेदार बनता है। यूएई राज्यों में अपने स्व के नियामक मानकों को स्थापित संतुलित करते हैं। सार्वजनिक जापान है जो सार्वजनिक और निजी भागीदारी माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकलिंग तकनीक से विकसित करने के लिए लाभों को जागरूक अभियान शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। चीन के जीवन चक्र में प्रबंधन और फोटोवोल्टिक पैनलों की साधना क्षमता सुधार के क्रियाओं की योजना पेश की है। ऑस्ट्रेलिया ने पीवी सिस्टम के लिए उद्योग आधारित उत्पादन प्रबंधन योजना को विकसित करने में लागू करने के लिए नेशनल प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप इन्वेस्टमेंट फंड के हिस्से के रूप में $2 मिलियन के अनुदान की घोषणा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नवीनीकरण ऊर्जा और नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2022 की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में केवल लगभग 7 लाख नई नौकरियां पैदा कर। इस रिपोर्ट में लगभग शहरों के साथ घरेलू बाजार के आकार की जो क्षेत्र की नौकरी में वृद्धि को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में पहचान है। दक्षिणी पूर्व एशिया देश में प्रमुख फोटोजीव और विनिर्माण क्षेत्र में जैव ईंधन उत्पादन बन रहे हैं। चीन ने जो है सोलर पैनल का प्रमुख निर्माता और इंस्टॉलर है। भारत ने 10 गीगावाट से अधिक सौर पीवी जोड़ा, लेकिन अभी इसके पैनल पर बहुत अधिक निर्भर है। यूरोपियन दुनिया के पवन निर्माण उत्पादन और लगभग 40% हिस्सा है। पवन ऊर्जा उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक है। अफ्रीकी में विकेंद्रीकृत नवीनीकरण की नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं और जबकि अमेरिका में मैक्सिमम पवन और टर्बाइन ब्लेड का एक प्रमुख आपूर्ति है जो ब्राज़ील में जैव ईंधन और अग्नि निवेशक बना हुआ है। अमेरिका उभरते हुए अपघटिकीय पवन क्षेत्र के लिए घरेलू औद्योगिकी आधार का निर्माण शुरू कर रहा है। सबसे तेज़ बढ़ते हुए क्षेत्र बन रहा है। 2021 में इनमें जो है 4.3 मिलियन नौकरियां प्रदान की है। 2021 में वैश्विक स्तर की रिकॉर्ड जो 132 गीगावाट और पीवी क्षमता स्थापित की गई है जो कि 20 में 156 गीगावाट थी। चीन में 53 जो है योगदान के अमेरिका के भारत के ब्राज़ील स्थान है। 2021 में जो है प्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों की संख्या जो 80,000 से अधिक थी। ज़्यादातर जो है केन्या और नाइजीरिया में 50,000 प्रत्यक्ष गीगावाट लगभग 30,000 है। ड्राई कार्यबल है जो महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कम से कम है, विशेष रूप से कुशल नौकरी के लिए है। ड्राई में महिलाओं की जिम्मे हिस्सेदारी केन्या में 40%, इथियोपिया और नाइजीरिया में 37%, युगांडा में 28% और भारत में 21% है। क्या है ये? रिन्यूएबल एनर्जी में रिकमेंडेशन ऊर्जा परिवर्तन जिसे माना जा सकते हैं न केवल अच्छे रोजगार सृजन करने के लिए बल्कि प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। सफल और न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन के लिए मजबूरन सार्वजनिक नीति हस्तक्षेप और सक्षम स्थानों की आवश्यकता है। ऐसी प्रौद्योगिकी नीतियों का पालन करना जो घर की अच्छी अक्षय ऊर्जा वाली नौकरियों के विस्तार को प्रोत्साहन करती है। नौकरीकरण नवीनीकरण ऊर्जा के विस्तार में समग्र नीतियाँ पैकेज के समर्थन देने के लिए आवश्यक है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ ने एजेंसियां स्थापित की गई। 2019 में वार्षिक संधि द्वारा